Good morning, dear students. Today we will be continuing with our previous topic, that is the government budget. As I've explained you about the meaning of budget and the objectives of government budget, today we will start with the components of budget. बजट के क्या क्या घटक होते हैं और इसका प्रारूप कैसा होता है। आज हम सरकारी बजट के प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। Components of budget refers to structure of the budget. Two main components of budget are as follows. बजट के components से हम क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति और उसका संरचना, सरकारी बजट की क्या संरचना होती है। Now, before delving into the proper details, I want you all to understand very basic components and very basic difference between the two components. आप लोग ध्यान से सुनिए कि सरकारी बजट को हम किन रूपों में विभाजित करते हैं और उसके जो संरचना है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे आसान रूप में समझ सकते हैं। बच्चों, हम देखेंगे कि हम दो तरह से बजट को डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू बजट, जिसे राजस्व बजट भी कहा जाता है, और दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। अब ये दो तो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब दोनों कैटेगरीज के अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। वो कौन सी दोनों चीज़ें हैं? आय और व्यय। ठीक है, तो राजस्व बजट के अंदर जो प्राप्तियां हैं उन्हें हम कहेंगे राजस्व प्राप्तियां, और राजस्व बजट के अंतर्गत जो व्यय किए जा रहे हैं उन्हें हम कहेंगे राजस्व व्यय। वहीं सेम होगा, पूंजीगत बजट के अंतर्गत प्राप्त की गई प्राप्तियों को हम कहेंगे पूंजीगत प्राप्तियां, और व्यय जो वहन किया जा रहा है पूंजीगत बजट के अंतर्गत उसे कहा जाएगा पूंजीगत व्यय। सो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, रेवेन्यू बजट एंड योर कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है, अब आप ये समझिए, फिर हम देखेंगे कि कैपिटल बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट, इट डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट. It explains how revenue is allocated among various expenditure heads. Revenue budget has two parts, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हमें देखना होगा कि रेवेन्यू हेड्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपके रिकरिंग है, जो पुनरावर्तित है, बार बार किया जा रहा है जिनका वहन, ठीक है। फिर है कैपिटल बजट, इट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड it is also consisting of two categories, that is capital receipts and your capital expenditure. अब हम इनको बांटते हुए देखेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक है, इनके डिफरेंसेस आगे आपको चारों कैटेगरी को ध्यान से समझना है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। फिर हम इसको जो बांटते हैं वो ऐसे कर लेते हैं कि प्राप्तियों को एक तरफ ले लिया और व्यय को एक तरफ ले लिया, ठीक है। तो प्राप्तियों को जब हमने एक तरफ लिया तो हम देखेंगे कि बजट रिसीट्स हम मान लेते हैं, ठीक है, बजटरी प्राप्तियां। अब इसमें दोनों प्राप्तियां शामिल होंगी, आपकी राजस्व प्राप्तियां भी और पूंजीगत प्राप्तियां भी। द बजट रिसीट्स विल बी इंक्लूडिंग बोथ रेवेन्यू रिसीट्स एंड योर कैपिटल रिसीट्स। अब देखिए, सरकार के आय के स्रोत क्या हैं? ये प्राप्तियां ही हैं जिनका प्रयोग करके सरकार सरकारी व्ययों को वहन करती है या सरकारी व्यय करती है देश के लिए। अब इन प्राप्तियों में भी आपको ध्यान देने की बात होगी कि कौन सी प्राप्तियां सरकार के लिए लाभदायक हो सकती हैं और कौन सी प्राप्तियां सरकार के लिए लायबिलिटी या दायित्वों को उत्पन्न कर सकती हैं, इनको देखना ज़रूरी होगा। तो हम रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दोनों के बारे में अभी देखेंगे, फिर हम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए, बजट रिसीट्स रेफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। बजट रिसीट्स में बी फर्दर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू रिसीट्स एंड योर कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। एक देश की सरकार के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में जो भी प्रत्याशित मुद्रा की प्राप्ति है उसे हम बजट प्राप्तियां कहते हैं।
और ये दो रूपों में हमें प्राप्त हो सकती है। कैसे? राजस्व प्राप्तियों के रूप में और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी रेवेन्यू रिसीट्स। हम पहले राजस्व प्राप्तियों के बारे में देखेंगे, इसमें शामिल कौन से होते हैं मैं आपको पहले शॉर्ट में बताऊंगी और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी डिटेल करेंगे। Revenue receipts consists of your tax receipts, your tax revenue and your non-tax revenue। दो तरह से हम राजस्व प्राप्तियों को पुनर्विभाजित करते हैं, कर प्राप्तियों के रूप में और गैर कर राजस्व के रूप में। फिर होती हैं कैपिटल रिसीट्स। इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। रिकवरी ऑफ लोन्स, ऋण का जो आपको प्राप्तियां वापस हो रही है, जिस मान लीजिए सरकार ने किसी को ऋण दिया और उसको वो वापस मिल गया। बोरोविंग्स, जब सरकार खुद उधार लेती है, और कुछ अलग तरह की प्राप्तियां भी होती हैं। तो हम आगे देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या क्या है। रेवेन्यू रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी nor cause any reduction in the assets of the government। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु राजस्व प्राप्तियों को समझने के लिए कि राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो सरकार के लिए कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं करती और साथ के साथ सरकार के लिए अब उन सरकारी परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार की कमी को नहीं उत्पन्न करती। तो दोनों तरह से आपने देखा ये क्या हुई, लाभदायक प्राप्तियों के रूप में आई, ना तो दायित्व उत्पन्न कर रही हैं और ना ही सरकारी परिसंपत्तियों में किसी प्रकार का कमी उत्पन्न कर रही हैं। They are regular and recurring in nature and government receives them in its normal course of activities। ठीक है। A receipt is revenue receipt if it satisfies the following 2 essential conditions। The receipts must not create a liability for the government। The receipts must not cause decrease in the assets of the government। वही बात, ना तो ऐसी प्राप्तियां सरकारी दायित्वों को उत्पन्न करती हैं और ना ही किसी प्रकार से सरकारी परिसंपत्तियों में कमी को उत्पन्न करती है। कैसे? उदाहरण मैंने आपको अभी दिया, टैक्स। Government is not liable to pay the tax बैक टू द पीपल। सरकार का दायित्व नहीं है कि करों की प्राप्ति के बाद वापस उसे चुकाया जाए। ये सरकार के रेगुलर इनकम का सोर्स है जो सरकार को प्राप्त होता ही होता है। ठीक है। तो देयर इज नो लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू पे द टैक्स बैक टू द पीपल। ठीक है। एट द सेम टाइम देयर इज नो रिडक्शन इन एनी एसेट्स। कैसे? मान लीजिए आप जब कैपिटल रिसीट्स में आपको पढ़ाऊंगी अभी, तब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कैन हैव मनी एंड कैन लाइक यूज मनी बाय सेलिंग इट्स पब्लिक एंटरप्राइजेस। मान लीजिए सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया, तो व्हाट हैज़ इट क्रिएटेड? इट क्रिएटेड अ रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एसेट। सरकारी परिसंपत्तियों में कमी आई। कैसे आई? मान लीजिए सरकार के पास 100 या 1000 सरकारी उपक्रम थे, बट एक उपक्रम को जब निजी हाथों में दे दिया गया तो सरकारी जो उपक्रम थी उनकी संख्या कम हुई, तो सरकार का जो परिसंपत्ति थी, फिजिकल परिसंपत्ति जिसको हम कहते हैं, फिजिकल एसेट, उसमें एक रिडक्शन हुआ। तो पैसा आया सरकार के पास व्यय को करने के लिए, लेकिन व्यय को वहन करने के लिए आपके पास पैसा तो आया, लेकिन उस पैसे में क्या निहित था? आपकी परिसंपत्तियों में कमी आई उस पैसे की वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स आर मोर बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट टू इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड दे आर नॉट creating any kind of liability and not reducing any asset for the government। तो इसमें जो शामिल होती हैं वो आपको मैंने अभी बताया ही था कि आपके टैक्स होते हैं और नॉन टैक्स। अब टैक्स में तो आप समझ ही जाएंगे कि अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। Now we need to understand difference we need to classify our taxes also। So progressive and regressive taxes के रूप में हम इसको डिवाइड करते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको जब कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ाऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी। फिर एड वॉलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्सेस होते हैं, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। बट दीज डेज डायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ हम पढ़ते हैं जो टैक्स लगता है आपके इनकम पर। अ डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन whom it is legally imposed and it is levied on the income and wealth of an individual। ठीक है।
फिर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में सबस्यूम कर चुके हैं. ऑल दी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड अंडर अ सिंगल हेड, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो ये सारे तो आपके टैक्स रिसीट्स हो गए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज योर टैक्सेस ओनली. सरकार की राजस्व के सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत क्या है? आपका कर. करारोपण से ही सरकार को अत्यधिक या सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, और उसमें से भी डायरेक्ट टैक्सेस से, इनकम टैक्स से. ऑल्दो ओनली 3% ऑफ द population of India is paying direct taxes in the form of income tax, but in spite of such low amount of people, such low number of people paying the income tax, the government is getting maximum revenue from the direct taxes. Okay? Now, जो मैंने आपको राजस्व प्राप्ति में दूसरा कैटेगरी बताई थी, गैर कर प्राप्तियाँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट इनका अमाउंट थोड़ा कम होता है. नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा. अब आप इसमें देखेंगे, हम नॉन टैक्स रिसीट्स में पढ़ेंगे फीस, मान लीजिए लाइसेंस, परमिट, इनके द्वारा जो सरकार को प्राप्तियाँ होती हैं. फिर हम कहेंगे कि ये अपना एस शीट क्या है? एस शीट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कम्स टू इट फॉर वांट ऑफ अ लीगल हायर. सच अ प्रॉपर्टी हैज़ नो क्लेमेंट, स्टेट अलोन हैज़ लीगल राइट ओवर इट. एस शीट वह राजस्व का प्राप्ति है या वह स्रोत है जो सरकार को प्राप्त होता है किसी प्रॉपर्टी पर जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, या जो प्रॉपर्टी सीधे के सीधे सरकार के हाथ में आ जाती है, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने वाला कोई नहीं होता. तो ऐसे स्रोतों से भी सरकार को प्राप्ति होती है. फीस से होती है, लाइसेंस वगैरह से, परमिट जब देती है सरकार किसी चीज़ को करने के लिए, तो उससे भी सरकार को प्राप्तियाँ, राजस्व की प्राप्ति होती है. Fines and penalties also forms an important source of government revenue. To some extent it forms. For example, fines and penalties are those payments which are made by the law breakers to the government by way of economic punishment. तो इस तरीके से गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, मान लीजिए कोई सरकार को अनुदान प्राप्त हो रहे हैं, तो गिफ्ट्स रिसीव बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. सो ऑल दीज थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर टैक्स रेवेन्यू फॉर्म्स द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट. एंड बोथ दीज थिंग्स, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू रिसीट्स. ये आपकी राजस्व प्राप्तियों के हिस्से हैं. कौन से? कर राजस्व और गैर कर राजस्व. फिर हम देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द कैपिटल रिसीट्स. मैंने आपको बताया कि राजस्व प्राप्तियां हमेशा सरकार के लिए लाभदायक होती हैं. तो फिर पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं, वह बजट में किस रूप में आती हैं? ठीक है, तो हम देखेंगे कैपिटल रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स विच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. They are non-recurring and non-routine in nature. A receipt is a capital receipt if it satisfies any one of the two conditions. पूंजीगत प्राप्तियां वह प्राप्तियां होती हैं जो सरकार के दायित्व को उत्पन्न करती हैं और सरकार के परिसंपत्तियों में कमी नहीं लाती. तो क्या हुआ? ऐसी प्राप्तियां सरकार के लिए दायित्व पैदा करती हैं, लायबिलिटीज़ उत्पन्न करती हैं, और ना ही कोई कमी या फिर ख़त्म करती हैं सरकार की परिसंपत्तियों को. मस्ट कॉज अ डिक्रीज नहीं, सॉरी, सरकार के परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं. ठीक है, ऑन द विपरीत हुआ ना राजस्व प्राप्तियों के. इसमें क्या क्या शामिल होता है देखिए. इसमें हम शामिल करते हैं, मैंने आपको पुराने वाले एग्जाम्पल में पुरानी वाली स्लाइड में दिखाया था आपको 3 चीज़ें, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोविंग्स एंड योर अदर रिसीट्स, है ना. तो हमने क्या देखा था कि रिकवरी ऑफ लोन्स ऑफर टू अदर्स आर एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, किसी को लोन देना सरकार के लिए असेट है क्योंकि बाद में वो वापस मिलेगा. अकॉर्डिंगली रिकवरी ऑफ लोन्स कॉजेज अ रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. These are therefore to be treated as capital receipts. It may be noted that the central government offers loans to the state governments and union territories to cope with their financial requirements. इन जो दिए गए ऋण हैं उनकी प्राप्ति करने में सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, और अगर वो पैसे वापस भी आ जाते हैं तो लेकिन
प्रिंसिपल अमाउंट तो आ गया, लेकिन बाकी जो खर्चे हुए वो सरकार के लिए नुकसानदायक होते हैं। बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़, मान लीजिए सरकार उधार लेती है, तो जब भी आप उधार लेंगे तो आपके दायित्व उत्पन्न होंगे, क्योंकि लेंडिंग क्रिएट्स एसेट्स बट बोरोविंग्स क्रिएट लायबिलिटीज़। अकॉर्डिंगली बोरोविंग्स आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स। सरकार लोन कहाँ कहाँ से ले सकती है? सामान्य जनता से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से। फिर हम देखते हैं अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स में इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। These include items like disinvestment. It is the opposite of investment. Disinvestment occurs when the government sells off its shares of public sector enterprises to the private sector. It involves transfer of ownership of public sector enterprises into the private entrepreneurs, briefly called privatization. So, money received through disinvestment is treated as capital receipt because it causes reduction in assets of the government. वही बात जो आपको मैंने बताई थी कि विनिवेश करने से सरकार को पैसे की प्राप्ति या राजस्व की प्राप्ति तो होती है, लेकिन साथ ही साथ सरकार के परिसंपत्ति में कमी उत्पन्न भी होती है। तो यह प्राप्तियां तो हुई, लेकिन किस तरह की प्राप्तियां हुई? पूंजीगत प्राप्तियां। तो उधार, आपका विनिवेश, ये सब शामिल किया जाएगा पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में, क्योंकि यह सरकारी दायित्व को उत्पन्न करती हैं और सरकार के लिए परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। तो बोथ दीज विल फॉर्म योर बजट रिसीट्स। नंबर 1 इज कैपिटल रिसीट एंड नंबर 2 इज योर रेवेन्यू रिसीट। देन नाउ we'll look into the budget expenditures. Budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government during a given fiscal year. The budget expenditure can be broadly categorized as revenue expenditure and capital expenditure. बजट व्यय को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय, revenue expenditure refers to the expenditure which neither creates any asset nor causes any reduction in any liability of the government. It is recurring in nature. अब यहाँ पर भी हमें ध्यान देना होगा, जिस तरीके से हमने प्राप्तियों को दो भागों में बांटा, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, वैसे ही हम सरकारी व्यय को भी दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा हमारा राजस्व व्यय और दूसरा हम देखेंगे पूंजीगत व्यय। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजस्व व्यय सरकार के लिए कम लाभदायक होता है तुलनात्मक रूप से पूंजीगत व्यय की तुलना में। ठीक है, तो कैसे? राजस्व व्यय क्या करेगा? सरकार के लिए किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति को उत्पन्न नहीं करता है और सरकार के दायित्व में भी कमी नहीं लाता है। इट इज़ इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये सरकार के रोज़मर्रा की क्रियाकलापों को फंक्शनिंग रूप देने के लिए किया जाता है। मान लीजिए पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन्स, इंटरेस्ट, ये सब को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। An expenditure is a revenue expenditure if it satisfies the following two essential conditions. The expenditure must not create an asset for the government. The expenditure must not cause decrease in any sort of liability for the government. एक व्यय को राजस्व हम कब कहेंगे? जब वो ना तो किसी प्रकार की परिसंपत्ति उत्पन्न करता है और ना ही सरकारी दायित्वों में कमी लाता है। तो इसमें जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं उसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ऊपर भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, जिसमें क्या एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? स्कॉलरशिप्स जो दी जा रही हैं सरकार द्वारा, सैलरीज जो दी जा रही हैं, पेंशन्स जो दी जा रही हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम खर्चा करते हैं, तो ये सारे क्या है? नॉन प्रोडक्टिव हैं। ये रेगुलर हैं, नीडेड है, बट इनसे सरकार को ज़्यादा इकोनॉमिक लाभ नहीं होते। देन we are having capital expenditure. Capital expenditure refers to the expenditure which either creates an asset or causes a reduction in the liabilities of the government. It is non-recurring in nature. अब देखिए, ये क्या करते हैं? पूंजीगत व्यय सरकार के लिए परिसंपत्तियां उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ सरकार के दायित्वों में कमी लाते हैं।
For example, it adds to capital stock of the economy and increases its productivity through expenditure on long period development programs. Example, loan to states and union territories. आप उधार दे रहे हैं राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को, ये दीर्घकालीन सोच से प्रेरित होते हैं. एन एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा? जब ये दो चीज़ों को पूर्ण करेगा. पहली चीज़ क्या है? ये सरकार के लिए परिसंपत्तियाँ उत्पन्न करे और सरकारी दायित्वों को कम करें. कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो शामिल किए जाते हैं वह है रीपेमेंट ऑफ लोन्स. जब हम लोन को चुका देते हैं तो इससे क्या होता है? व्यय तो किया गया, लेकिन इस व्यय ने क्या किया? सरकार के दायित्वों को कम कर दिया. मान लीजिए हमारे देश की सरकार ने बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से, संगठनों से लोन लिया, पैसे उधार लिए, ऋण लिया, तो अब सरकार ने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे कर दिया है. तो एक तरीके से व्यय तो किया गया सरकार द्वारा, लेकिन इस व्यय ने सरकार के दायित्वों में कमी की. ठीक है. और हम जो कहते हैं, ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए 5 ईयर प्लान्स में जो व्यय किया जाता है, या गवर्नमेंट जो हर साल विकासशील क्रियाओं के लिए व्यय करता है, ये सरकार के लिए परिसंपत्तियां उत्पन्न करता है. तो जिससे ये सारे क्या हो जाते हैं? पूंजीगत व्यय के रूप में शामिल किए जाते हैं. ठीक है. फिर हम व्यय को डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में भी डिवाइड करते हैं. डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जो आपको विकास के लिए उन्मुख करे, और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं रिकरिंग, जो डे टू डे लाइफ में आप रोज़मर्रा के लिए सरकार को व्यय करना पड़ता है. जैसे कि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन पे जो व्यय किया गया, डिफेंस पे जो व्यय किया गया, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो सरकार खर्च करती है, और पेंशन्स के लिए. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं. और बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं, वे सारे विकासशील व्यय किए कहे जाते हैं. ठीक है. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डेफिसिट्स इन बजट. सरकार में बजट के घाटे किस रूप में विभाजित किए जाते हैं.